Hello to all my YouTube friends. Today I am here again with a very important topic, that is mood stabilizing agent. This video is especially helpful for all GNM and BSc nursing students who are pursuing their study in the nursing field. In this video today you will learn the important concept about mood stabilizing agent. So watch this video till the end to gain complete knowledge about this topic. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Your support motivate to make me more educational videos for you. So today in this topic we will be discussed about the mood stabilizing agent. Introduction. A mood stabilizer can be defined as a drug that that improves either depression or mania and does not worsen or precipitate either state. कि mood stabilizer क्या है? First of all, we will be discussed about the definition of the mood stabilizer. कि mood stabilizer किसे हम कहते हैं? कि mood stabilizer एक ड्रग है जो क्या काम करती है? Either they improve the depression state or they improve the mania stage and that does not worsen or precipitate either state. और इसके अलावा अगर हम किसी को मूड स्टेबलाइजर एजेंट देते हैं तो कोई और वो वर्सन स्टेज को प्रेसिपिटेट नहीं करती है. Additional criteria include efficacy in the treatment of both poles of the illness and prevention of reoccurrence of mood episode. जब भी हम मूड स्टेबलाइजर किसी को प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसमें वो दोनों जो डिजीज डिसऑर्डर्स हैं, मीनिया और एज वेल एज द डिप्रेशंस, उनको क्योर करने की कोशिश की जाती है, ट्राई की जाती है. उनको रिड्यूस करने के लिए मेनिया के अगर किसी में सिम्टम प्रेजेंट है तो मेनिया के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हम मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स देंगे. और अगर किसी में डिप्रेशन के सिम्टम्स प्रेजेंट है तो डिप्रेसिव के जो सिम्टम्स हैं उनको भी रिड्यूस करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी देते हैं और मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब की जाती है. तो हियर आर सम ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट. First of all, in 1870 lithium was discovered as a chemical element. सबसे पहले 1817 में लिथियम को एक केमिकल एजेंट के रूप में डिस्कवर किया गया था. एंड आफ्टर दैट फर्स्ट रिकॉर्डेड और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1871 में ट्रीटमेंट के लिए, मेनिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया गया और 1876 में यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ द डिप्रेशन और 76 में इसको डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया गया. उसके बाद क्या हुआ कि बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि इट यूज वाज अबंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटी. क्योंकि जो टुडे आज थोड़ी तबीयत खराब है तो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस. तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इस मेडिसिन को क्या किया कि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी तो इसको अबंडन, इस पर रोक लगा दी इसके यूज़ पे. और उसके बाद फिर से 1949 में जब लॉट ऑफ रिसर्चेज कंडक्ट की गई लिथियम के ऊपर, फिर से जब जोहन कैड ने इसको फिर से डिस्कवर किया था तो लिथियम को 1949 में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मेनिया. और 1970 में इसको FDA अप्रूव्ड, FDA से भी अप्रूवल मिल गई थी कि हम इसको लिथियम को मेनिया की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं. 1995 में सोडियम वेलफ्रेट जो एक मेडिसिन है उसको अप्रूव किया गया एक्यूट मेनिया की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए. तो ये कुछ हिस्ट्री है रिलेटेड टू द मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट. अब नेक्स्ट हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होते हैं, कि जो मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. अगर किसी पेशेंट में बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 1 प्रेजेंट है तब भी हम मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे. अगर बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2 है, इफ द पेशेंट इज सफर्ड विद द बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2, इन दैट टाइम वी ऑल्सो यूज द मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट. तो बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 1 में कौन कौन सी डिजीज आती है? इन दिस टाइप वी इंक्लूड द क्लासिकल फॉर्म ऑफ द डिजीज, periodic episode of mania and depression when the patient is suffered with the regular episode of mania and then suddenly patient switch to the depressions. In that conditions we also used the एंटी मैनिक ड्रग्स और मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट. और सेकंड जो हमारे पास जो कंडीशंस है दैट इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2. इसमें क्या होता है कि जो एपिसोड होता है पेशेंट सफर्ड विद हाइपोमेनिया, हाइपोमेनिया की पेशेंट में मेनिया के साइन एंड सिम्टम तो प्रेजेंट है बट किस फॉर्म में है? लेस फॉर्म में प्रेजेंट है. एंड देन अल्टरनेट विद द माइल्ड डिप्रेशन. जब पेशेंट हाइपोमेनिया से सफर
सफर्ड है, तो सेम उसके बाद जब वो स्विच होगा अनदर सिम्टम्स में, तो पेशेंट में क्या होंगे, माइल्डर डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होंगे, ना कि पेशेंट में ऐसा होगा कि उसमें सीवियर डिप्रेसिव साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होंगे। तो रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर प्रेजेंट रहता है, उस कंडीशंस को भी हम बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 2 में इंक्लूड करते हैं। तो एक ये डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है कि एक पेशेंट कभी मेनिया की सिचुएशंस में उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, और डिप्रेशन की स्टेट में उसमें कौन से साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। जो मेनिया का जो ऑनसेट होता है, कब मेनिक एपिसोड डेवलप होता है, यूजुअली बिटवीन 18 से 13 ईयर्स के बीच में पाया जाएगा। मूड कैसा रहेगा पेशेंट का मेनिया में, ऑलवेज पेशेंट इज एलिवेटेड मूड, एक्सपेंसिव मूड रहेगा, इरिटेबल बिहेवियर रहेगा पेशेंट का। स्पीच कैसी होगी पेशेंट की, लाउड और रैपिड स्पीड होगी, और उसकी क्या होगा कि पुअर जजमेंट होगी, चेंजिंग उसकी जो भी होगी एक्टिविटीज होगी, उसको वो जल्दी से क्या करेगा कि वन एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच कर जाएगा। तो ग्रैंडियोज डिल्यूजन्स प्रेजेंट रहेगा पेशेंट में। वेट लॉस होगा, वेट लॉस क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट कभी भी नहीं बैठेगा, सिट स्टिल, दे आर नेवर सिट स्टिल, they are always hyperactive, they always want to do anything, they are always skipping, running, walking, because due to the manic episode they are unable to sit still, distracted रहेगा, किसी काम को complete नहीं कर पाएगा, hyper active रहेगा, less decreased sleep रहेगी पैटर्न पेशेंट का, inappropriate dressing पैटर्न रहेगा, फ्लाइट आइडियाज प्रेजेंट रहेंगे। और जब पेशेंट में डिप्रेसिव एपिसोड प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशंस में पेशेंट में कौन से साइन एंड सिम्टम रहेंगे, प्रीवियस मैनिक एपिसोड था, तो उसके बाद पेशेंट में क्या फील होगा, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, आई कांट डू एनीथिंग, आई एम यूजलेस। पेशेंट इज फिल अप विद द गिल्ट, उसमें गिल्ट फिल अप रहेगी। होपलेसनेस, उसमें होपलेसनेस मतलब मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, पेशेंट में होपलेसनेस। एंगर रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी। इंटरेस्ट इन द जो प्लेजर एक्टिविटीज़ होगी, मान लो उसके फ्रेंड्स कहीं पार्टी करने जा रहे हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, तो उसमें जो प्लेजर एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। नेगेटिव व्यूज़ होगा उसकी, हर लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसका नेगेटिव व्यूज़ होगा। फटीग एंड एनर्जी रहेगी पेशेंट की, डिक्रीज रहेगी। एपिटाइट भी डिक्रीज होगा। कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट रहेगी पेशेंट में। इंसोमनिया होगा, डिक्रीज लिबिडो, सुसाइडल प्री ऑक्यूपेशन आएंगे, और मे बी एजिटेटेड और हैव अ मूवमेंट, रिटार्डेड मूवमेंट पेशेंट में प्रेजेंट होगी। तो टाइप ऑफ मूड स्टेबलाइजर, जो मूड स्टेबलाइजर्स हैं उनको हम मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जो लिथियम है वो मिनरल कैटेगरी में आता है। जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं, जो एंटी कन्वल्सेंट की कैटेगरी में है, उनको भी हम एज अ मूड स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, सच एज वेल्पोरेट, कार्बिमाजेपिन, लेमिट्रोजिन, क्लोनिजापाम। और जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उनमें भी कुछ मूड एलिवेटिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, तो उनको भी हम एज अ मूड स्टेबलाइजर्स यूज करते हैं, सच एज ओलेंजापिन, एरिपिप्राजोल, रेस्पेरिडोन, क्यूटापिन। गोल क्या रहता है हमारा कि रिड्यूस रेजिडियल सिम्टम, प्रिवेंट मैनिक और डिप्रेसिव रिलैप्स, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लिंग इनटू नेक्स्ट मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड, इम्प्रूव फंक्शनिंग, रिड्यूस रिस्क ऑफ सुसाइड। lithium क्या है? First of all, we will be discussed about the lithium. Lithium was one of the first mood stabilizer used in the treatment of bipolar disorder. lithium एक ऐसी ड्रग्स है जिसको सबसे फर्स्ट टाइम में यूज किया गया था मूड स्टेबलाइजर एजेंट के रूप में, टू रिड्यूस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर। लिथियम कम्स इन 2 फॉर्म, 2 टाइप में आती है लिथियम हमारे पास। फर्स्ट वन इज द लिथियम कार्बोनेट एंड सेकेंड वन इज द लिथियम सिट्रेट। अब इंडिकेशन है कि कहाँ कहाँ पे हम लिथियम को यूज करेंगे। एक्यूट मेनिया में, साइक्लोथीमिया साइक्लोथीमिया में क्या होता है कि कभी पेशेंट में मूड स्विंग होते रहते हैं। मूड स्विंग मीन्स कभी पेशेंट मैनिक हाइपोमेनिया की स्टेज में रहेगा और कभी माइल्डर डिप्रेशन की स्टेज में के सिम्टम प्रेजेंट होंगे। स्कीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्कीजो अफेक्टिव होता है कि पेशेंट में स्कीजोफ्रेनिया के भी साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है और अफेक्टिव डिसऑर्डर के भी साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट है। इंपल्सिविटी एंड अग्रेसिव बिहेवियर होगा। प्रोफिलैक्सिस फॉर बाइपोलर एंड यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, क्लस्टर हेडेक में दी जाएगी। पोस्टमार्टम अफेक्टिव साइकोसिस में भी पेशेंट को दी जाती है।
अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है लिथियम का, कि लिथियम कहाँ कहाँ काम करती है। तो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल रेगुलेशन सच एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हैंस रिफ्लेक्टिंग इट्स न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। कि सबसे पहले जब हम लिथियम किसी को देते हैं तो जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है लिथियम। जैसे कि कोई अगर इरेगुलर एक्टिविटीज वहाँ पे कोई हैपेंड है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में कुछ प्रॉब्लम है, एमिगडाला में, हिप्पोकैम्पस में, तो उनको करेक्ट करने की, उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। रिड्यूस एक्साइटेटरी, जो हमारे डोपामिन और ग्लूटामेट जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्साइटेटरी कैटेगरी में आते हैं। तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है लिथियम। और जो इंक्रीजिंग द इनहिबिटरी, जो हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इसका कामिंग इफेक्ट होता है। तो इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, हम लिथियम इंक्रीज कर देता है। और इंक्रीज द प्रोटेक्टिव प्रोटीन, जो ब्रेन में कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन की जो नीड होती है उसको भी लिथियम क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, क्या है कि जब हम किसी पेशेंट को लिथियम देते हैं, लिथियम कार्बोनेट ओरली देते हैं, तो उसका क्या एक्शन रहता है बॉडी में, एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, किडनी इसको एक्सक्रीट करती है। हाफ लाइफ क्या रहती है उसकी 12 आवर्स है, और एक्सक्रीटेड विद इन 1 to 2 वीक्स में एक्सक्रीट हो जाती है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जब हमें लिथियम प्रिस्क्राइब नहीं करनी है या नहीं देनी है। अगर किसी को लिथियम से क्या होती है, सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, रिएक्शंस हो जाता है, कार्डिक और रीनल डिजीज अगर किसी में प्रेजेंट है, डिहाइड्रेशन है, सोडियम डेप्लीशन है, ब्रेन डैमेज हो गया, प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल है प्रेग्नेंट है या कोई दूध पिला रही है, लैक्टेटिव मदर्स हैं, उस कंडीशंस में भी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और कॉशन विद थायराइड डिसऑर्डर, अगर कोई पेशेंट थायराइड की मेडिसिन ले रहा है तो उस कंडीशंस में भी, डायबिटीज, यूरिनरी रिटेंशन, हिस्ट्री ऑफ सीजर्स एंड विद द एल्डरली पेशेंट, उस कंडीशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब थेराप्यूटिक रेंज का जो लेवल्स है वो क्या रहता है, अगर एक्यूट मेनिया का पेशेंट है तो उसको हम कितनी मेडिसिन दे सकते हैं, 1800 से लेके 2400 mg तक, 1800 से लेके 2400 mg तक। मेंटेनेंस डोज क्या जाती है कि किसी में मेनिया के साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट ना हो जाए, तो इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए जो लिथियम की डोज रहेगी, मेंटेनेंस डोज, दैट इज 900 to 1200 mg। ये डोजेज कई बार क्वेश्चंस में भी, एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है कि एक्यूट मेनिया में लिथियम की क्या डोज रहेगी, मेंटेनेंस डोज क्या है। जो एक्यूट मेनिया में लिथियम का लेवल क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है 1.0 से लेके 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट होता है लिथियम का लेवल। अगर हम उसका ब्लड सीरम लेवल को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है फॉर लिथियम, तो उसमें एक्यूट मेनिया का अगर पेशेंट होगा तो उसका लेवल कितना होगा, 1.0 से लेके 1.5 मिली इक्विवेलेंट तक। अगर मेंटेनेंस डोज है तो उस कंडीशंस में लिथियम लेवल कितना होना चाहिए उसके ब्लड में, 0.6 से लेके 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है और उसके लिए नर्सिंग एप्लीकेशंस है कि लिथियम अगर कोई पेशेंट लेता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ड्रॉजीनेस, डिजीनेस, हेडेक, ड्राई माउथ, थर्स्ट, जीआई अपसेट, नोजिया, वॉमिटिंग, फाइन हैंड ट्रेमर्स। तो इसके लिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है वो भी साथ में मेंशन की गई है। हाइपोटेंशन हो जाता है, अरिथमियाज, पल्स इरेगुलेशंस, पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन, वेट गेन। अब नेक्स्ट है कि लिथियम टॉक्सिसिटी, द मार्जिन बिटवीन द थेराप्यूटिक एंड द टॉक्सिक लेवल ऑफ द लिथियम कार्बोनेट इज वेरी लो। अभी हमने देखा ना, पीछे भी हमने डिस्कस किया कि मेनिया में लिथियम का लेवल क्या होता है, और जब मेंटेनेंस डोज है तो लिथियम का लेवल क्या होता है, जो इसका मार्जिन है दैट इज वेरी लो। अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो लिथियम का लेवल 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट तक हम इसको मेंटेनेंस, मतलब इसका नॉर्मल लेवल तक भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ही 1.2, अब हमने कंसीडर किया कि अगर मेनिया का पेशेंट है तो 1.0 से अगर 1.5, अब 1.2 तक तो हमने इसको मेंटेनेंस डोज तक कंसीडर किया है। अगर हम इसको 0.6 से 1.2 के बीच में आता है तो नॉर्मली कंसीडर किया जाएगा, मेंटेनेंस डोज दी जाएगी। जैसे ही 1.0 से लेके 1.5 तक आ जाता है, मतलब हमने डिस्कस किया कि वेरी नैरो मार्जिन है नॉर्मल रेंज, थेराप्यूटिक रेंज और एक्यूट मेनिया की रेंज में। सो सीरम लिथियम लेवल शुड बी मॉनिटर once or twice a week after initial treatment until doses and serum levels are stable.
जैसे हम किसी पेशेंट को लिथियम की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लिथियम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो उस कंडीशंस में उस पेशेंट का जो लिथियम लेवल है दैट शुड बी मॉनिटर्ड एवरी वीक, वंस या ट्वाइस अ वीक आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट अंटिल डोजेज एंड सीरम लेवल्स आर स्टेबल। जब तक जो सीरम लेवल है, ये हमारा सीरम लेवल जब तक स्टेबल नहीं आया तब तक हमने एवरी वीक या इन अल्टरनेट वीक पेशेंट का लिथियम सीरम लेवल करवाना है। देन मंथली ड्यूरिंग मेंटेनेंस थेरेपी, अगर हम फिर उसके बाद पेशेंट को मेंटेनेंस थेरेपी दे रहे हैं लिथियम की डोज की जो हमने प्रीवियस टाइम में डिस्कस की, तो तब हमने पेशेंट का मंथली सीरम लेवल करवाना है। ब्लड सैंपल शुड बी ड्रॉन 12 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो हम किसी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, लिथियम दे रहे हैं और कल हमने उसका सैंपल देना है, उसकी बीडी डोज है, तो हमने आज उसकी सुबह की डोज 8 बजे दी है, तो हमने उसकी शाम की डोज क्या करना है, स्किप करनी है और कल सुबह उसकी 8 बजे के बाद उसका सैंपल ड्रॉ करना है। अदरवाइज क्या होगा कि अदरवाइज उसमें जो रिपोर्ट है वो उसकी प्रॉपर वे में नहीं आएगी। तो नेक्स्ट है कि सिम्टम ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी बिगिंस टू अपीयर एट ब्लड लेवल ग्रेटर देन 1.5। अब हमने पीछे पढ़ा कि मेनिया में क्या है कि 1.0 से लेकर अगर 1.5 मिली इक्विवेलेंट तक किसी का लिथियम लेवल आता है तो उसको मेनिया की प्रॉब्लम है। अगर मेनिया 1.5 मिली इक्विवेलेंट से अगर लिथियम का जो लेवल है इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। 1.5 से लेके 2.05 इक्विवेलेंट तक ब्लड विजन आ जाएगा, अटैक्सिया, टिनाइटिस, परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया। अच्छा, 2.0 से लेके 3.5 मिली इक्विवेलेंट्स तक एक्सेसिव आउटपुट ऑफ डाइल्यूट यूरिन, इंक्रीजिंग ट्रेमर, मस्कुलर इरिटेबिलिटी, साइकोमोटर टार्डेशन, मेंटल कंफ्यूजन, गिडीनेस। अच्छा, लेवल अब 3.5 अगर हो जाता है तो पेशेंट में इम्पीयर्ड कॉन्शियसनेस, निस्टैगमस, सीजर, कोमा, ओलिगुरिया, एनियूरिया, अरिथमियाज, मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लिथियम है कितनी लिथियम की जो टॉक्सिसिटी है कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है किसी पर्सन में अगर हम उसको प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर अगर पेशेंट को डोज डिस्क्राइब नहीं की जाती है तो हमारी पेशेंट को क्या एजुकेशंस देंगे हम लिथियम से रिलेटेड कि टेक मेडिकेशन ऑन द रेगुलर बेसिस लेनी है, नॉट ड्राइव और ऑपरेट डेंजरस मशीनरी, ड्रॉजीनेस और डिजीनेस कैन अकर, नॉट स्किप ऑन डाइटरी सोडियम इंटेक, द क्लाइंट शुड ड्रिंक 6 to 8 large glasses of water each day, avoid excessive use of beverages containing coffee, tea, colas which promote increased urinary output, notify the physician if vomiting or diarrhea occurs. These symptoms can result in sodium loss and increased risk of toxicity. Carry card or other identification noting that he or she is taking lithium. Be aware of risk of becoming pregnant while receiving lithium therapy. Be aware of side effects and symptoms associated with toxicity. Keep appointment for outpatient follow-up. Have serum lithium level checked every 1 to 2 months और as advised by the physician. तो जो नेक्स्ट हमारी ड्रग्स है दैट इज़ द कार्बिमाजेपिन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।